नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे। ठीक, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के अंतर्गत हम हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे। अब कोई भी देश है या कोई भी प्रदेश है, उसकी भूगोलिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक, अपवाह प्रतिरूप, उच्चावच के आधार पर दोस्तों किसी भी प्रदेश या देश को विभाजित किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 4 भौतिक प्रदेश हैं। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और आपका तीसरा है महानदी बेसिन, और चौथा है दंडकारण्य का पठार। ठीक, हम पूर्वी बघेलखंड के पठार को, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन अपने आप में दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्रफल को कवर करता है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी महानदी बेसिन में ही निवास करती है। मतलब महानदी बेसिन में जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। जनसंख्या का दबाव ज्यादा है तो मतलब महानदी बेसिन में दोस्तों संसाधनों का दोहन भी सबसे ज्यादा होगा। पूरे 4 भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा संसाधनों का दोहन कहां होगा? तो महानदी बेसिन में संसाधनों का दोहन सबसे ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस महानदी बेसिन को हम पढ़ रहे थे तो इसके हमने 2 पार्ट बताए थे दोस्तों। उसको 2 पार्ट में अध्ययन की दृष्टि से हम पढ़ते हैं। एक क्या, तो छत्तीसगढ़ का मैदान होता है, छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके उप विभाग हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के मैदान को दोस्तों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या क्या आता है? तो वही बिलासपुर का मैदान, हसदेव मान बेसिन, आपका दोस्तों दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर के मैदान में आपका शिवनाथ महानदी दोआब वाला क्षेत्र मैदान। ठीक, उसके बाद शिवनाथ का पार मैदान, उसके बाद महानदी का पार एक संकरा मैदान विकसित हुआ है। ठीक, तो हम छत्तीसगढ़ के मैदान को दोस्तों मोटे तौर पर बहुत ही डेप्थ में विथ मैप के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम बात कर रहे थे सीमांत उच्च भूमि की। क्या? सीमांत उच्च भूमि पे हम चर्चा कर रहे थे जी। अब सीमांत उच्च भूमि के भी सब क्लासिफिकेशन है। क्या क्या? तो एक होता है क्या, उत्तरी उच्च भूमि। तो उत्तरी उच्च भूमि को पढ़ चुके हैं क्या हम? उत्तरी उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि को ही क्या नाम से जाना जाता है जी? तो इसी को छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। राइट दोस्तों, जो दूसरा होता है, इसका दूसरा उच्च भूमि है वो पश्चिमी उच्च भूमि है। पश्चिमी उच्च भूमि है। पश्चिमी उच्च भूमि को ही मैकल रेंज के नाम से जाना जाता है, मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो सतपुड़ा पर्वत का ही पूर्वी कागार है जी। कल के क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे तीसरा कल के क्लास में दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि, तो कल के क्लास में हम पश्चिमी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि को बहुत ही विस्तार में, डेप्थ में, गहराई में जाकर हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, इसके चौथे सब क्लास हैं। इसके चौथे सब क्लास हैं दोस्तों क्या? तो पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि है ना, क्या है? पूर्वी उच्च भूमि। तो आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों पूर्वी उच्च भूमि पर रहेगा। पूर्वी उच्च भूमि को पढ़कर हम इस महानदी बेसिन को खत्म कर देंगे।
हालांकि इसका स्थलाकृति भी बचेंगे, क्या क्या इस महानदी बेसिन में क्या क्या स्थलाकृति विकसित हुए हैं, उन स्थलाकृतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद पूर्णतः यह महानदी बेसिन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का हमारा अध्याय क्या रहेगा, पूर्वी उच्च भूमि। अब पूर्वी मतलब छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में जो उच्च भूमि है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में जो पठार हैं, पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, वही तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी उच्च भूमि कहलाएंगे, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं पूर्वी उच्च भूमि। मिटा देता हूं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये मैं लिंक करते जा रहा हूं पिछला क्लास से आज के क्लास को, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है दोस्तों वो चौथा, सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत चौथा टॉपिक क्या है आज का हमारा, पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि क्या है जी, पूर्वी उच्च भूमि है, राइट। अब इस पूर्वी उच्च भूमि का कुछ अन्य नाम है, अन्य नाम। पूर्वी उच्च भूमि का दोस्तों कुछ अन्य नाम है जी। अब क्या अन्य नाम है इसका, इसी को तो समझना है, क्या इसका अन्य नाम है। तो इसे दोस्तों रायपुर उच्च भूमि भी कहा जाता है। क्या, रायपुर, रायपुर उच्च भूमि। इसका अन्य नाम क्यों है रायपुर उच्च भूमि कहा जाता है इसे, अभी समझेंगे क्यों इसको रायपुर उच्च भूमि कहा जाता है। आखिर यह पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि क्यों कहा जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। विस्तार कहां तक है इसका, इसका विस्तार कहां है, तो संपूर्ण रायपुर संभाग। समझते हैं विस्तार को। विस्तार रायपुर संभाग में देखने को मिलेगा जी, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में इसको देखने को मिलेगा, मतलब महासमुंद में देखने को मिलेगा, बलौदा बाजार में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। महासमुंद, बलौदा बाजार और आपका गरियाबंद, गरियाबंद वाला क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और धमतरी का कुछ क्षेत्र, धमतरी का कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो रायपुर संभाग में क्या क्या जिला आते हैं, धमतरी आते हैं, गरियाबंद आते हैं, और आपका दोस्तों महासमुंद आते हैं, बलौदा बाजार आते हैं। मतलब इस रायपुर संभाग में इसका क्या जी, पूर्वी उच्च भूमि का विस्तार है, इसलिए इसको रायपुर उच्च भूमि कहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे कि रायपुर उच्च भूमि के नाम क्यों पड़ा है। ठीक, स्थिति, पोजीशन कहां पास है इसका, अभी मैप में देखेंगे हम लोग स्थिति क्या है इसका, कहां पास स्थित है। तो चलिए समझ लेते हैं भाई कहां पास स्थित है। अब कोई भी स्थलाकृति है या कोई भी उच्च भूमि है, सबका अपना अपना पोजीशन होता है, लोकेशन होता है जी। तो लोकेशन आपको याद होना चाहिए। तो कहां पर स्थित है, तो सबसे पहले आपको पकड़ना है रायपुर संभाग को। रायपुर संभाग को पकड़ना है। मतलब जब भी आपको पूर्वी उच्च भूमि का लोकेशन को पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो आपके मन में, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए रायपुर संभाग। मतलब हम रायपुर संभाग से दिशा निर्धारित करेंगे, रायपुर संभाग से देखेंगे कि पूर्वी उच्च भूमि कहां है ना। तो चलिए देखते हैं। तो रायपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा को देखना है, दक्षिणी को देखना है एक तो। अब रायपुर संभाग के दक्षिणी में क्या है जी, दक्षिणी में गरियाबंद, धमतरी है। दक्षिणी और पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, समझ में आ रहा है ना। भाग में, रायपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी भाग में, भाग में अर्धचंद्राकर, क्या, अर्धचंद्राकर में फैली हुई है। अर्धचंद्राकर, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार में फैली हुई है जी, फैली
हुई है। तो याद रखना है, पूर्वी उच्च भूमि जो है ना, ये अर्ध चंद्राकार में फैली हुई है। अर्ध चंद्राकार मतलब इसकी आकार कैसे है, तो चंद्रमा के समान। अर्ध जो चंद्रमा होता है ना जी, आधा चांद, पतला सा आधा चांद देखे होंगे आप लोग, वैसी इसकी आकार है, अर्ध चंद्राकार। ठीक, चलिए मैप में समझते हैं कहाँ कहाँ इसका विस्तार है जी। ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। चलिए समझते हैं इसके बारे में, कहाँ पास है ये। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा महानदी बेसिन ले चलता हूँ। ये आपका गरियाबंद वाला क्षेत्र, ये गरियाबंद ऊपर से कट करूंगा तो आपको निकल कर आ जाएगा। कहाँ तक कट करूंगा, तो ये यहाँ तक कट करूंगा। ठीक, और इधर ये वाला क्षेत्र को कट कर दूंगा, और इधर इस वाले सेक्शन को मैं कट कर दूंगा। ठीक ना, और इसको मैं कट कर दिया। ये आपका महानदी बेसिन है, बीच का हिस्सा महानदी बेसिन। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अब यही पास आपको समझना है जी। देखिए अब यहां से ना अर्ध चंद्राकार मेरे को बनाना है, ऐसे ऐसे दोस्तों, ऐसे ऐसे। तो यही 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 वाला जो क्षेत्र है ना जी, यही वाला जो क्षेत्र है ना, यही आपका पूर्वी उच्च भूमि है जी। यहाँ पर धमतरी है, कुछ एरिया ऐसे धमतरी को टच करेगा, गरियाबंद ऐसे। ठीक, ऐसे महासमुंद वाला हो गया भैया। ये थोड़ा सा एरिया आके इधर ऐसे आके ना, इधर थोड़ा सा ऐसे यहाँ पास आकृति बनाएगा, यहाँ पास कुछ आकृति बनेगा ऐसे बलौदा बाजार में। ठीक, तो नामकरण भी कर देता हूँ इसी का। यही आपका क्या है जी, पूर्वी उच्च भूमि है। यही आपका क्या है, पूर्वी उच्च भूमि है। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि क्यों कहा जाता है। तो प्रारंभ में दोस्तों गरियाबंद रायपुर रायपुर का ही हिस्सा था। 2012 से पहले गरियाबंद जिला बना 2012 में। मतलब पहले तो गरियाबंद रायपुर में था ना, मतलब गरियाबंद पहले रायपुर था, 2012 से पहले रायपुर था। धमतरी भी तो रायपुर ही था। आपको दोस्तों महासमुंद भी तो रायपुर ही था। रायपुर से ही टूटकर महासमुंद बना है, रायपुर से ही टूटकर गरियाबंद बना है, रायपुर से ही टूटकर बलौदा बाजार बना है, रायपुर से ही टूटकर धमतरी बना है। धमतरी 1998 में बना। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो स्थलाकृति है, उच्च भूमि है, इसका निर्माण तो बहुत पहले से हुआ है, तो नामकरण भी पहले से हुआ होगा। तो उस समय दोस्तों ये वाला जो पूरा सेक्शन था, ये रायपुर क्षेत्र में ही आता था, इसलिए इस क्षेत्र को, इस पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि का नाम दिया गया है। हालांकि रायपुर तो इधर बीच में पड़ता है, अब ठीक है, और रायपुर में उतना ज्यादा पहाड़ पर्वत स्थलाकृति नहीं है रायपुर में, लेकिन इसे रायपुर उच्च भूमि कहा जाता है। पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक ना, अब ऐसा नहीं है कि पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि बोल दें, मतलब उच्च भूमि सेंटर में रायपुर में ही होगा, ऐसे नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है ना, रायपुर में ही ये उच्च भूमि होगा, ऐसे नहीं सोचना है। रायपुर संभाग में है, ये सोच सकते हैं आप, रायपुर संभाग। ठीक, रायपुर संभाग के कैसे, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा में, ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ना जी, देखो ये रायपुर है। अब रायपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी हिस्सा और अर्ध चंद्राकार रूप में फैला हुआ है। अर्ध चंद्राकार, इसकी आकृति क्या है, तो अर्ध चंद्राकार लेना है। ठीक, ममता चंद्राकार नहीं लेना है, अर्ध चंद्राकार। ठीक, चलिए समझते हैं। अब इसके कुछ ना उप विभाग हैं। अब ये पूर्वी उच्च भूमि है ना, इस पूर्वी उच्च भूमि के भी दोस्तों कुछ उप विभाग हैं। क्या क्या उप विभाग हैं,
इसको हम समझ लेते हैं, फिर एक एक पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसके भी उपविभाग को हम समझ लेते हैं। चलिए लिखिए, उपविभाग, उपविभाग। अब इसके कुछ उपविभाग हैं, इस उपविभाग पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक होता है दोस्तों, इसका उपविभाग निकल कर आएगा सोनबेरा का पठार। एक निकल कर आएगा आपका क्या, सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार, जहां से जोंक नदी निकलेगा जी। तो सोनबेरा का पठार किसका हिस्सा है पूछेगा आपसे, तो आंसर माइंड पे क्लिक होना चाहिए। ये पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है, अर्थात रायपुर उच्च भूमि का हिस्सा है। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, सोनबेरा के पठार के दक्षिण हिस्सा में, दक्षिण में, इस पठार के दक्षिण में आपको मिलेगा सिहावा पर्वत, जहां से महानदी के क्या होगा जी, उद्गम। सिहावा, सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी में। ठीक, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिहावा पर्वत कौन से उच्च भूमि का हिस्सा है। तो ये जो सिहावा पर्वत है, ये दोस्तों पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है, इस बात को नहीं भूलना है। कौन सा उच्च भूमि, तो पूर्वी उच्च भूमि का ये हिस्सा है जी। ठीक, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है इसके कौन से उपविभाग है, और तो लिख सकते हैं क्या, सोना खान की पहाड़ी। क्या, सोना खान। सोना खान कौन से उच्च भूमि का हिस्सा है, तो सोना खान दोस्तों आपके पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है, इस बात को नहीं भूलना है। सोना खान की पहाड़ी। ठीक, अब सोना खान पहाड़ी की बात कर रहे हैं, तो इसी सोना खान की पहाड़ी में एक और पहाड़ है फेमस, कौन सा, तो छाता पहाड़। छाता पहाड़, यह छाता पहाड़ है ना, यह भी पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है जी। पांचवा हम बात करेंगे दोस्तों, क्या, एक बेसिन है। पूर्वी उच्च भूमि में ना एक बेसिन का विकास हुआ है, उस बेसिन का नाम है सरायपाली बसना, देख ताक के फसना, अर्थात बसना बेसिन। क्या, बसना बेसिन। अब बसना नाम से स्पष्ट है, सरायपाली बसना कहाँ है, महासमुंद में है। तो ये बसना कहाँ होंगे, महासमुंद में एक बेसिन का निर्माण करेंगे, जिसे बसना बेसिन के नाम से जाना जाएगा। तो लिखिए बसना बेसिन। ठीक, तो इतने उप विभाग हैं, 5 उप विभाग। इन 5 उप विभागों को हमको डेप्थ में पढ़ना होगा, ठीक ना, तब जाके दोस्तों हमारा पूर्वी उच्च भूमि का कंसेप्ट क्लियर होगा जी। अदरवाइज हम नहीं समझ सकते पूर्वी उच्च भूमि को। ठीक ना, समझ में आ गया होगा उप विभाग आपको। तो चलिए एक एक उप विभाग को उठाता हूं और इसके बारे में हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोनबेरा का पठार। क्या, सोनबेरा, बेर लिखा हुआ है जी, बेरा है, सोनबेरा, सोनबेरा का पठार। अब यहां से एक प्रश्न और क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये पांचों का पांचों जो स्थलाकृति है, या पांचों पांचों जो भूमि है, ये सब पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है, पहली बात। तो पांचों उप विभाग में सबसे ऊंचा कौन सा उप विभाग है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि पांचों उप विभाग में, अर्थात पूर्वी उच्च भूमि में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो आंसर होगा दोस्तों सोनबेरा का पठार। यह सबसे ऊंचा भाग है जी, सबसे ऊंचा भाग। मैं चोटी नहीं बोल रहा हूं ना, भाग बोल रहा हूं, ऊंचा, ऊंचा भाग, है ना। तो सोनबेरा का पठार दोस्तों सबसे ऊंचा भाग है। अभी कहां पड़ता है, तो गरियाबंद में पड़ता है। ठीक ना, तो ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक एक चीज को मैं उठाता हूं, उसको डिटेल में हम पढ़ते जाते हैं जी। चलिए पहले हम पढ़ेंगे सोनबेरा का पठार।
देखिए सोन बेरा का पठार, देखिए सोन बेरा का पठार दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछेगा भाई सोन बेरा का पठार, इसका विस्तार कहां कहां है, पूछेगा आपसे विस्तार। चलिए सबसे ज्यादा विस्तार इसके ना गरियाबंद में है, इस बात को नहीं भूलना है। गरियाबंद सबसे ज्यादा विस्तार इसका, सोनबेरा के पठार का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, तो गरियाबंद जिला में है। थोड़ा सा 10-15% महासमुंद में भी देखने को मिलेगा, महासमुंद में। अब भाई कोई भी पठार है तो उसका कुछ विस्तार, अब उसे कोई पठार यहीं के पास हमेशा थोड़ी रहेगा जैसे एक एक जिला में। अब इसके विस्तार से फैलते फैलते दोस्तों किसी दूसरे जिला को भी टच करता है ना। तो इसका विस्तार 2 जिलों को याद रखना है, सबसे ज्यादा गरियाबंद, महासमुंद और गरियाबंद से एक चुनना हो तो गरियाबंद चुनना, लेकिन विस्तार गरियाबंद को भी स्पर्श करता है, ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, लिखिए इसके बारे में भाग। तो ये जो सोनबेरा का पठार है ना, पूर्वी उच्च भूमि का, पूर्वी उच्च भूमि का, सोनबेरा का पठार है ना पूर्वी उच्च भूमि का सर्वाधिक ऊंचा भाग है जी। क्या? सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊंचा भाग है, ठीक ना। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो आपको पूर्वी उच्च भूमि लिख कर दे या रायपुर उच्च भूमि लिख कर दे। रायपुर उच्च भूमि का सबसे ऊंचा भाग पूछे तो सोनबेरा का पठार ही लेना है, या पूर्वी उच्च भूमि का ऊंचा भाग पूछे तो सोनबेरा के पठार को ही आंसर लेना है। राइट, चलिए अब यहां का विशेष क्या है, कुछ नदी का उद्गम होता है क्या इसमें से, तो हाँ होता है उद्गम। उद्गम, उद्गम में क्या होता है यहां से, तो जोक नदी का उद्गम होता है जी। जोक नदी का, जोक नदी का उद्गम होता है। इसी जोक नदी के तट में दोस्तों छाता पहाड़ स्थित है, गिरौदपुरी स्थित है। यह शिवरी नारायण में जाकर महानदी में विसर्जित हो जाती है, ठीक ना। चलिए और कुछ खास है क्या इसके बारे में, सोनबेरा के पठार के बारे में कुछ और खास, तो हाँ है। इसी के दक्षिण में दोस्तों उत्तर पूर्वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका विस्तार गरियाबंद और महासमुंद में पड़ता है, तो बेसिन को पढ़ते हैं इसके दिशा, ठीक ना। बेसिन किस दिशा में, बेसिन जो बसना बेसिन है ना वो किस दिशा में है, तो इसके उत्तर पूर्वी भाग में सोनबेरा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा बेसिन है जी, तो बसना बेसिन स्थित है। बसना बेसिन स्थित है। ये लोकेशन को हमेशा याद रखना है, मतलब भौतिक प्रदेश से ज्यादातर जो क्वेश्चन या प्रश्न बनते हैं वो लोकेशन दिशा से बनते हैं, ठीक। तो उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन स्थित है, जिस बात को नहीं भूलना है, बसना बेसिन, ठीक। जोक नदी इंपॉर्टेंट नदी है ना अपने आप में, इस बात को नहीं भूलना है। कहां से, तो सोनबेरा के पठार से, ठीक। तो सोनबेरा के पठार में इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्या, इतना इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी, कि नहीं है जी। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और सेक्शन को पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों सिहावा पर्वत को। सिहावा पर्वत पे हम चर्चा करेंगे। सिहावा पर्वत पे हम चर्चा करेंगे, जो अपने आप में दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी अपने आप में, तो इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। अब ये सिहावा पर्वत है। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा सिहावा पर्वत के बारे में कि सिहावा पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आंसर होगा कौन से जिला में स्थित है सिहावा पर्वत? जिला। तो आपको आंसर हमेशा हमेशा धमतरी लेना है। सिहावा पर्वत का नाम सुनते ही धमतरी माइंड पे क्लिक हो जाना चाहिए। क्या? धमतरी। अब सिहावा पर्वत के कुछ प्राचीन नाम है जी। प्राचीन नाम से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। प्राचीन नाम से सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम सुक्तिमती है, इस बात को नहीं भूलना है। सुक्तिमती। क्या? सुक्तिमती, इस बात को नहीं भूलना है। प्राचीन नाम है जी सुक्तिमती। ठीक ना? ठीक, अच्छे से लिख देता हूं इसको। सुक्तिमती है जी, सुक्तिमती। अब सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ होगा किसी चीज का, तो सबसे फेमस नदी दोस्तों, इस सिहावा पर्वत से सबसे फेमस नदी हमारे छत्तीसगढ़ का निकलती है। कौन सा नदी है? तो नाम है दोस्तों महानदी। क्या? महानदी। महानदी। अब यहां से एक इंफॉर्मेशन पकड़ना है आपको। ये जो महानदी है ना, बेशक सिहावा पर्वत से होकर निकलती है, सिहावा पर्वत से, लेकिन सिहावा पर्वत में भी कोई प्लेस होगा, कोई जगह होगा ना, तो एग्जैक्ट उस लोकेशन को भी पूछा गया है। तो कहां से? तो सिहावा पर्वत जाएंगे तो फरसिया नामक स्थान पड़ेगा। फरसिया, फरसिया, फरसिया नामक स्थान पड़ेगा। इस फरसिया में ना एक गणेश घाट है। गणेश घाट। क्या? गणेश घाट। इसी गणेश घाट से ना महानदी का उद्गम हुआ है जी। महानदी का उद्गम किसका हुआ है? तो महानदी का उद्गम हुआ है इस गणेश घाट से। कौन से घाट? तो गणेश घाट को आज के बाद नहीं भूलना है। अब ये सिहावा पर्वत में कुछ आश्रम विकसित किए गए हैं। आश्रम, क्या क्या आश्रम है यहां देखिए, तो पढ़ते हैं। इसमें कुछ आश्रम है सिहावा पर्वत में। आश्रम, क्या आश्रम है यहां? तो याद रखना है दोस्तों, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। सप्त श्रृंगी ऋषि, सप्त श्रृंगी ऋषि लिखिए, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक ना? तो इसी सिहावा पर्वत में एक आश्रम है। किसका आश्रम? तो सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, इस बात को नहीं भूलना है। मतलब 7 ऋषि है इसमें। एक है श्रृंगी ऋषि, उसके बाद दोस्तों अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि है, मुखचंद ऋषि है, अंगिरा, कंक, अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि, और दोस्तों सर्वंग ऋषि है। तो ये सब श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। मतलब इसमें 7 ऋषियों का आश्रम है। तो कौन कौन से ऋषि इसमें शामिल है पढ़ लेते हैं। एक तो स्वयं श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि है। एक स्वयं कौन है जी? श्रृंगी ऋषि। तो सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, मतलब एक ऋषि को याद करना है। कौन सा? श्रृंगी ऋषि। दूसरा याद करना दोस्तों अगस्त्य। अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि। ठीक।
एक श्रृंगी ऋषि, दूसरा क्या है दोस्तों अगस्त्य। उसके बाद दोस्तों गौतम ऋषि को याद रखना है, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि को याद रखना है। चौथा दोस्तों मुखचंद ऋषि, मुखचंद, मुखचंद ऋषि। ठीक, कितना ऋषि हो गए? श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, मुखचंद ऋषि, और क्या है दोस्तों अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि। अंगिरा, अंगिरा ऋषि। छठवां लिखिए कंक ऋषि, कंक ऋषि। एक है अंगिरा ऋषि, छठवां है दोस्तों कंक ऋषि, और सातवां है आपका सरभंग ऋषि। सातवां लिखिए आप सरभंग ऋषि। क्या है? तो सरभंग ऋषि है। तो सब श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। इन ऋषियों के नाम आपको याद होना चाहिए। अब इस सिहावा पर्वत में दोस्तों कुछ फेमस मंदिर है जी, कुछ फेमस मंदिर है। कणेश्वर महादेव का मंदिर है, एक फेमस एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो कणेश्वर लिखिए, कणेश्वर। अभी जो कणेश्वर है, कोई भी शब्द में लास्ट में स्वर आता है ना, स्वर ऐसा वाला स्वर, तो मान के चलो वो महादेव का मंदिर होगा। किसका? महादेव का मंदिर होगा, है ना। तो लिखिए कणेश्वर महादेव का मंदिर, महादेव का मंदिर है यहाँ पर सिहावा पर्वत में। कौन से महादेव का जी? तो कणेश्वर महादेव का मंदिर है। अब प्रश्न उठेगा कि भाई इस कणेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है सिहावा पर्वत में, तो उस पर्वत में कोई मंदिर का निर्माण किया होगा। ऑटोमेटिक तो कोई भी मंदिर नहीं बनता है, मनुष्य ही नहीं बनाता है ना भाई। कोई भी मंदिर चमत्कार थोड़ी है मंदिर में कि ऑटोमेटिक बन जाएगा, मनुष्य ही बनाएगा उसे, ठीक ना। तो कोई ना कोई इसे बनाया होगा। तो कौन बनाया होगा? तो लिखिए दोस्तों एक राजा थे, कणेश्वर राजा। इसके निर्माता कौन है पूछेगा आपसे। निर्माता कणेश्वर राजा, कणेश्वर राजा इसके निर्माता है ना, कणेश्वर राजा। ठीक। अब इस सिहावा पर्वत में दोस्तों फेमस मेला भी लगता है। मेला, कौन सा मेला लगता है इस कणेश्वर महादेव के मंदिर में? तो नाम से ये दोस्तों कणेश्वर महादेव मेला, क्या कणेश्वर महादेव का मेला लगता है यहाँ पर। कणेश्वर महादेव का मेला, गणेश्वर महादेव का मेला। ठीक। अब इस सिहावा पर्वत में अलग अलग चोटी है, अलग अलग पहाड़ है जी। तो क्या क्या पहाड़ है इसमें उसको हम समझ लेते हैं। अन्य पहाड़ लिखिए इसके बारे में, अन्य पहाड़। क्या क्या पहाड़ है इसमें? मुंडागिरी पहाड़ी। तो क्या क्या पहाड़ है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि भाई सिहावा पर्वत में कुछ ना कुछ पहाड़ी होंगी ना। तो एक है दोस्तों मुंडागिरी पहाड़ी। क्या? मुंडागिरी पहाड़ी। अब इसका हाइट पूछेगा तो 680 मीटर लेना है। क्या? 680 मीटर। मुंडागिरी पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो सिहावा पर्वत का हिस्सा है जी। ठीक। दूसरा है बोरड़ पहाड़। क्या? बोरड़ पहाड़ है इसी में। क्या? बोरड़ पहाड़। अब इस बोरड़ पहाड़ का हाइट पूछेगा दोस्तों तो 617 मीटर है। कितना? 617 मीटर है बस। तीसरा दोस्तों एक बहुत ही फेमस है काटी गांव, काटी गांव पहाड़ी।
काटी गांव, ऐसे काटी गांव पहाड़ है। काटी गांव पहाड़ कहाँ है दोस्तों? तो करेश्वर महादेव मंदिर के पास ही है, सिहावा पर्वत में है काटी गांव पहाड़। ठीक, हाइट कितने है दोस्तों? तो 631 मीटर है इसका हाइट, 631 मीटर इसका हाइट है। चौथा एक और फेमस इसमें पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है दोस्तों गिधवा पर्वत। क्या? गिधवा पर्वत। गिधवा पर्वत, इसका हाइट तो 732 मीटर है। अब इस पर्वत श्रेणी का मतलब इस सिहावा पर्वत का सबसे ऊंचा पहाड़ पूछेगा आपसे, सबसे ऊंचा पहाड़ पूछेगा दोस्तों, तो गिधावा पहाड़ को लेना है। क्या? गिधावा पहाड़ को आंसर लेना है, गिधावा पहाड़ या पर्वत, क्योंकि इसका हाइट 732 है। तो पूरे सिहावा पर्वत वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछे तो गिधावा पर्वत को लेना है। इसका हाइट है 732 मीटर। किसी भी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है जी। मेरा दोस्तों आपका सिहावा पर्वत, प्राचीन नाम सुक्तिमती। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो बसना बेसिन। तीसरा क्या है जी आपका? बसना बेसिन। बसना बेसिन, क्या? बसना बेसिन, बसना बेसिन किसका हिस्सा है पूछेगा आपसे, पूछेगा नहीं, आपको जिला पूछेगा, किस जिला में है, जिला पूछेगा आपसे। जिला लेना है महासमुंद। क्या लेना है जी? महासमुंद लेना है। आपसे पूछेगा हिस्सा किसका है, ये हिस्सा आंसर लेना है दोस्तों रायपुर उच्च भूमि का। रायपुर उच्च भूमि का हिस्सा है। आपसे पूछेगा जब रायपुर उच्च भूमि का हिस्सा है तो किस दिशा में स्थित है ये भाई? रायपुर उच्च भूमि का हिस्सा है तो किस दिशा में ये स्थित है, अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है ये। रायपुर के उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग में दोस्तों ये स्थित है जी। आपको उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन स्थित है। ठीक ना? किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है ना? चलिए चौथा पढ़ते हैं हम, शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत के बारे में, शिशुपाल पर्वत के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शिशुपाल पर्वत के बारे में आपसे पूछेगा भाई ये कहाँ है, आपसे पूछेगा सीधा सीधा ये कहाँ है, तो आंसर लेंगे जिला में महासमुंद में है भैया। कहाँ? महासमुंद में है शिशुपाल पर्वत। ठीक ना? ठीक, अब यहां इसमें शिशुपाल पर्वत में एक फेमस जलप्रपात है। क्या? घोड़ाधार जलप्रपात। जल प्रपात है फेमस। क्या? घोड़ाधार। घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ है? तो महासमुंद में है, शिशुपाल पर्वत में ही है। अब इस घोड़ाधार जलप्रपात का दोस्तों एक कहानी है, एक जनश्रुति है। कहा जाता है एक राजा ने, इसी महासमुंद के आसपास एक राजा ने दोस्तों घोड़े के आंख में पट्टी बांधकर, जैसे कोई भी राजा घुड़सवारी करता है ना, तो घोड़े के आंख में ना पट्टी बांधकर इस जलप्रपात में ना कूद गए थे। इस जलप्रपात में कूद गए थे, इसलिए जलप्रपात का नाम पड़ा घोड़ाधार जलप्रपात। क्या?
घोड़ा धार जल प्रपात। ठीक, अब इस शिशुपाल पर्वत के ऊंची चोटी भी है जी एक। शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी, जैसे सिहावा पर्वत की ऊंची चोटी कौन सा है, तो गिधावा पहाड़ 732 मीटर। उसी प्रकार दोस्तों शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी होगी, एक पीक होता है, पीक, ऊंची चोटी होगी। इस ऊंची चोटी का नाम पूछेगा आपसे, नाम क्या नाम है पूछेगा, तो धारी डोंगरी को नहीं भूलना है आज के बाद। क्या, धारी डोंगरी, यदि डोंगरी मारी, धारी डोंगरी। अब ये धारी डोंगरी का ना आपसे हाइट पूछेगा, कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो लिखना है 889 मीटर। कितना, 889 मीटर जी, 889 मीटर है ना इसका हाइट है धारी डोंगरी। तो शिशुपाल पर्वत से संबंधित धारी डोंगरी घोड़ाधार कहाँ है, तो महासमुंद में। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक, ठीक जी। अब इसी का हिस्सा है आपका पांचवा दोस्तों, इसी का हिस्सा आपकी भातृगढ़ की पहाड़ी है, भातृगढ़ की पहाड़ी है। अब भातृगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गरियाबंद में है जी। कहाँ है ये, जिला, जिला भातृगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में, गरियाबंद। इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, तो उड़ीसा में है, लेकिन गरियाबंद में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहीं से एक नदी का उद्गम भी होता है, जो राजिम में जाकर दोस्तों इसका एक संगम का विकास करेगा। उस नदी को कमेंट करके बता दीजिए किस नदी का उद्गम होता है यहां से। ठीक ना, ठीक। अब अगला जो हमारा डायमेंशन है दोस्तों, छठवा, सोना खान। सोना खान, सोना खान का पहाड़, का पहाड़। अब ये सोना खान का जो पहाड़ है ना, सोना खान का पहाड़, ये कहाँ है पूछेगा आपसे, जिला, जिला पूछेगा आपसे। तो जिला ये बलौदा बाजार में है जी, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में है। विशेष क्या है दोस्तों, तो विशेष है यहाँ, विशेष क्या, यहाँ सोना खनिज मिलता है जी। क्या मिलता है, सोना पाया जाता है यहाँ, सोना पाया जाता है। सोना खान में क्या पाया जाता है जी, गोल्ड पाया जाता है, सोना। और यहाँ पर दोस्तों सोना खान के राजा के नाम से जानते हैं आप, शहीद वीरनारायण सिंह। इसी सोना खान का पहाड़ का एक हिस्सा है सातवां, इसी का हिस्सा है, मतलब इसी सोना खान के पहाड़ में ही, या इसी सोना खान के जंगल में ही एक पहाड़ है, कौन सा, छाता पहाड़ है। छाता पहाड़ है, छाता पहाड़। अब छाता पहाड़ को भी आपको पूछेगा कहाँ है, तो जिला पूछेगा आपसे। तो जिला भी बलौदा बाजार में, क्योंकि ये सोना खान का ही हिस्सा है, तो बलौदा बाजार लेंगे आंसर, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कहाँ है दोस्तों, तो गिरौदपुरी में है जी ये, गिरौदपुरी थोड़ा सा आगे। किस लिए फेमस है छाता पहाड़, तो दोस्तों सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास ने यहाँ ध्वनि रमाया था जी। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं सतनाम। विशेष इसके बारे में याद रखना है, विशेष सतनाम पंथ लिखिए, सतनाम पंथ के प्रवर्तक, सतनाम पंथ के प्रवर्तक, सतनाम पंथ के प्रवर्तक लिखिए, संत गुरु घासीदास जी से संबंधित तीर्थ स्थल है ये। सतनाम धर्म के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास, बाबा गुरु घासीदास से संबंधित तीर्थ स्थल है, तीर्थ
स्थल है, संबंधित तीर्थ स्थल है। ठीक, सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास से संबंधित ये तीर्थ स्थल है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक, तेरा दोस्तों हमारा क्या पूर्वी उच्च भूमि। अब कुछ चीजें हैं दोस्तों, स्थलाकृतियां हैं। इस महानदी बेसिन में अलग अलग स्थलाकृति विकसित हुए हैं, अलग अलग स्थलाकृति। तो उन स्थलाकृतियों को हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें स्थलाकृति या टोपोलॉजी विकसित हुए हैं। देखिए समझते हैं। तो स्थलाकृति के बारे में चर्चा करते हैं। स्थलाकृतियां ऐसे लिख लीजिए, स्थलाकृतियां। अब ये स्थलाकृतियां दोस्तों, जब भी हम स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में जो स्थलाकृति डेवलप हुए हैं, एक छत्तीसगढ़ के मैदान में स्थलाकृति डेवलप हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान। अब ये छत्तीसगढ़ के मैदान में जो स्थलाकृति डेवलप हुए हैं या विकसित हुए हैं, वो नाम है इसका दोस्तों दलहा पहाड़। दलहा पहाड़, दलहा पहाड़। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में कहाँ पड़ता है? रायपुर के मैदान में पड़ता है कि बिलासपुर के मैदान में पड़ता है कि बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में पड़ता है? दलहा पहाड़ कौन से उप विभाग में पड़ता है, हम चर्चा करेंगे। हम दोस्तों दूसरा स्थलाकृति पढ़ेंगे सीमांत उच्च भूमि में। सीमांत उच्च भूमि। अब ये जो सीमांत उच्च भूमि है, इसमें क्या क्या दोस्तों स्थलाकृति डेवलप हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला दोस्तों दुर्ग। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि स्थलाकृति डेवलप हुए हैं। दुर्ग सीमांत, इसमें डोंडी लोहारा वगैरह आएगा, पढ़ेंगे हम। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि पहला पढ़ेंगे हम। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे पहला। दूसरा आपको दोस्तों लुडेंग की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लुडेंग, क्योंकि रायगढ़ में पड़ेगा। लुडेंग की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लुडेंग की पहाड़ी जो कि उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा है ये। ठीक, उसके बाद दोस्तों दल्ली राजरा की पहाड़ी को पढ़ेंगे हम। दल्ली राजरा, अब इसको दिल्ली नहीं पढ़ना है ना, दल्ली राजरा। दल्ली राजरा की पहाड़ी पे हम चर्चा करेंगे। दल्ली राजरा की पहाड़ी। चौथा एक और इसके स्थलाकृति है जिसको कहा जाता है दोस्तों बोरिया टिब्बू। क्या? बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू खास फेमस है लौह अयस्क के लिए राजनांदगांव में ना। ये मैकर श्रेणी का हिस्सा है, क्योंकि सीमांत उच्च भूमि इन्हें किसी न किसी उच्च भूमि का हिस्सा होगा। हो सकता है ये पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा हो सकता है, उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा हो सकता है, पश्चिमी उच्च भूमि का हिस्सा हो सकता है, या दक्षिणी उच्च भूमि का ये हिस्सा हो सकता है। दलहा पहाड़ दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मैदान को भी हम दोस्तों अलग अलग उप विभाग में बांट रखे हैं। तो हो सकता है दोस्तों ये दलहा पहाड़ आपका बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का हिस्सा हो, बिलासपुर के मैदान, या हसदेव मांड बेसिन का हिस्सा हो, महानदी पार संकरा मैदान, शिवनाथ पार संकरा मैदान का हिस्सा हो सकता है। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम उठाते हैं क्या, दलहा पहाड़ को उठाते हैं जी, दलहा पहाड़ को। ठीक, चलिए चलिए। तो स्थलाकृति एक फेमस है क्या, दलहा पहाड़। दलहा पहाड़। इस दलहा पहाड़ के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसको पकड़ते जाना है आपको जी, दलहा पहाड़ के बारे में। ठीक ना। आपसे पूछेगा दोस्तों इसके बारे में कि स्थान कहाँ है इसका, कहाँ स्थित है, पूछेगा आपसे पहली बात तो। ठीक,
तो आंसर करेंगे दोस्तों, जांजगीर चांपा का एक अकलतरा जगह है। क्या? जांजगीर जिला, जांजगीर चांपा में एक जगह है, नाम है अकलतरा, अकलतरा। अब इस अकलतरा, इस जांजगीर चांपा के ब्लॉक है ना, प्रॉपर अकलतरा में स्थित नहीं है ये। अकलतरा के एक गांव है, नाम है पोड़ी। उस पोड़ी नामक ग्राम में ये दलहा पहाड़ स्थित है। ठीक ना, पोड़ी नामक ग्राम में। ठीक जी। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जी, अन्य नाम है, अन्य नाम है। अब इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं दलहा पहाड़ के, तो याद रखना दोस्तों, सिंदूर गिरी की पहाड़ी आपसे पूछेगा, सिंदूर गिरी, सिंदूर गिरी। आपसे दोस्तों या तो दलहा पहाड़ लिख कर ना दे, सीधा लिख के दे दे कि सिंदूर गिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या सिंघुल गिरी भी लिख सकता है, सिंघुल गिरी, सिंघुल गिरी। या तो सिंदूर गिरी लिखे या सिंघुल गिरी लिखिए, नाम एक ही है। इसका नाम है, तो दलहा पहाड़ के उपनाम बोल सकते हैं या अन्य नाम बोल सकते हैं। ठीक। अब कुछ कॉमेडी टाइप जनश्रुति है, अब कॉमेडी पर्पज से बता रहा हूं, जनश्रुति है। अब जनश्रुति दोस्तों, कहावतें हैं, सही नहीं होता है, प्रमाणिक तथ्य नहीं होता, बोलचाल की भाषा है, कोई आदमी बोल देता है तो जनश्रुति बन जाता है, प्रमाणिक नहीं बोल सकते। तो उस जनश्रुति को भी मैं लिखा देता हूं। इस दलहा पहाड़ से संबंधित एक जनश्रुति है, जन श्रुति। क्या जनश्रुति है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्या जनश्रुति है। ठीक है जी। तो एक भगवती है, भगवती महासती, नाम सुने होंगे आप लोग। तो भगवती महासती का सिंदूर ना इसी स्थल पर गिरा था, ऐसे कहा जाता है, सच्चाई नहीं है। ठीक ना। अब भगवती वास्तविक में है कि नहीं है, ये भी प्रमाणिक नहीं है। तो लिख लीजिए, भगवती महासती, भगवती महासती का सिंदूर, सिंदूर इसी स्थल पे क्या हुआ था जी, गिरा था, इसी स्थल पर गिरा था, इसी स्थल पर गिरा था। इसलिए इस दलहा पहाड़ को सिंदूर गिरी पहाड़ कहा जाता है, सिंदूर गिरी पहाड़ कहा जाता है। ठीक। दलहा पहाड़ क्यों कहा जाता है, दलहा पहाड़ का जिसके के पीछे जो नामकरण का सिद्धांत है, नामकरण को समझ लेते हैं, आखिर दलहा पहाड़ क्यों। अब कई पहाड़ी दोस्तों उसके स्थान के नाम पर उस पहाड़ का नामकरण हो जाता है, लेकिन दलहा पहाड़ पोड़ी नामक एक ग्राम में स्थित है, तो इसे दलहा क्यों बोल रहे हैं, पोड़ी पहाड़ बोलते हैं, दलहा पहाड़ क्यों, है ना। तो इसके नाम पर देखिए, जहां पर ये पहाड़ है ना, इसके आसपास, इसके आसपास का क्षेत्र दलदली था, है ना। पहला इसका लिखिए नामकरण का पहला सिद्धांत, इसके आसपास का क्षेत्र, इसके आसपास, आसपास का क्षेत्र दलदली था, इसके आसपास का क्षेत्र क्या था, दलदली था। इसलिए दोस्तों इसे दलदला पहाड़ कहलाने लगा, इसी कारण इसको क्या, दलदला, दलदला पहाड़ कहलाने लगा, दलदला पहाड़। यही दलदला पहाड़ आगे चलकर अपभ्रंश होकर दलहा शब्द में रूढ़ हो गया। ठीक ना। ठीक।
दलदला पहाड़ी आगे चलकर दलहा पहाड़ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। ये पहला कारण है इसके नामकरण का। इसके नामकरण के दूसरे कारण भी हमारे इतिहासकार कहते हैं, क्या क्या दूसरा कारण है इसका, तो यहां ना छोटी छोटी पहाड़ियों के अनेक दल हैं, यहां छोटी छोटी पहाड़ियों की, छोटी छोटी पहाड़ियों के अनेक दल हैं, अनेक दल मतलब ग्रुप जी, छोटे छोटे पहाड़ियों के एक दल है, ग्रुप है। दलबद्ध होने के कारण, चूंकि इन पहाड़ियों का दलबद्ध होना, दलबद्ध होने के कारण इस पहाड़ का नाम दलहा पहाड़ पड़ा है, ऐसा कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस दलहा पहाड़ का आपसे एवरेज एलिवेशन पूछा जाएगा, औसत ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई पूछेगा आपसे। ऊंचाई दोस्तों 760 मीटर लेना है समुद्र तल से, इसका हाइट 760 मीटर। ठीक, अब यहाँ कुछ मंदिर का विकास हुआ है, कोई पहाड़ है तो कोई आदमी यहाँ जाके बेजा कब्जा करके मंदिर बना देता है, ठीक ना। तो कुछ मंदिर का दोस्तों यहाँ क्या हुआ है जी, विकास हुआ है। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके, जाओ पहाड़ को घेर लो, वहां मंदिर बना दो, इनकम आएगा, फिर समझ में आ रहा है ना। तो मंदिर बनाने के स्रोत देखिए, एक है दोस्तों नागेश्वर शिव मंदिर है यहाँ पास, एक नागेश्वर शिव मंदिर है, नागेश्वर शिव मंदिर है फेमस। अब नागेश्वर शिव मंदिर मतलब समझ रहे हैं जी, अर्धनागेश्वर का मंदिर, अर्धनागेश्वर का मंदिर इस दलहा पहाड़ में देखने को मिलेगा, इसे नागेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। एक दूसरा है भगवती विश्वेश्वरी मंदिर है यहाँ पास, भगवती विश्वेश्वरी मंदिर है यहाँ पास, भगवती विश्वेश्वरी मंदिर है, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक ना। इसकी प्रतिमा ना छिन्न मस्त होगी, इसकी जो प्रतिमा है ना, भगवती विश्वेश्वरी मंदिर का जो प्रतिमा है, मूर्ति है जी, प्रतिमा ये ना छिन्न मस्त है, छिन्न मस्त है। अब छिन्न मस्त का अर्थ क्या होता है सर, तो सर्वविहीन है, मतलब इस विश्वेश्वरी देवी का जो प्रतिमा है ना, ये सर्वविहीन है, मतलब उसके सर नहीं है, कट, समझ में आ रहा है ना, सर नहीं है। अब यहां पर एक आश्रम, बेजा कब्जा से एक आश्रम बनाया गया है, क्या आश्रम बनाया गया है यहाँ पर, कौन सा आश्रम, तो सिद्ध बाबा का आश्रम है यहाँ पर, आश्रम सिद्ध बाबा का आश्रम, ठीक, इंपॉर्टेंट है, सिद्ध बाबा का आश्रम है जी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मेला लगता है, तो नाग पंचमी दोस्तों यहां जो फेमस है, नाग पंचमी के अवसर पर मेला, तो नाग पंचमी के अवसर पर इस दलहा पहाड़ में दोस्तों मेला का आयोजन किया जाता है। नाग पंचमी श्रवण शुक्ल पक्ष के पंचमी, उसी दिन नाग पंचमी होता है, जैसे श्रवण है, श्रवण सावन का महीना है,
शुक्ल पक्ष का 5वें दिन नाग पंचमी होता है। उसी नाग पंचमी के अवसर पर इस दलहा पहाड़ में मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ के आसपास के जो स्थानीय लोग होते हैं इस पहाड़ में चढ़ने जाते हैं दोस्तों। कथित तौर पर सांप को दूध पिलाने जाते हैं, कथित तौर पर, लेकिन सब घूमने जाते हैं, मेला घूमने के लिए होता है, ठीक ना। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है इस क्षेत्र में। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन होता है, आयोजन होता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक है जी। अब यहां पर ना एक विशेष चीज आपको याद रखना है, विशेष इसके बारे में। क्या विशेष जी? तो अभी हम पढ़े क्या, भगवती विश्वेश्वरी मंदिर। तो लिखिए यहां पर जो भगवती विश्वेश्वरी मंदिर है ना, विश्वेश्वरी, ठीक ना, क्या विश्वेश्वरी। अब इस विश्वेश्वरी मंदिर में जो देवी है वो विश्वेश्वरी देवी है। अब इस विश्वेश्वरी देवी को यहाँ के आसपास के लोग, मतलब स्थानीय लोग, हिंगलाज माई के नाम से पुकारते हैं जी। कौन सा माई? हिंगलाज, हिंगलाज माई। तो हिंगलाज माई कोई और नहीं, विश्वेश्वरी देवी ही हिंगलाज माई है, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक। अब इसे ना सिंदूर शक्तिपीठ के नाम से भी पुकारा जाता है जिसे, क्या, इसे सिंदूर शक्तिपीठ के नाम से पुकारा जाता है, शक्ति पीठ। आपसे पूछेगा सिंदूर शक्तिपीठ कहां है, तो दलहा पहाड़, जांजगीर चांपा। तो स्थानीय लोग इसे सिंदूर शक्तिपीठ के रूप में पुकारते हैं, रूप में पुकारते हैं, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक ना। इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए इसके बारे में। और यहां पर एक फेमस कुंड है, यही लिख देता हूं स्पेशल, एक फेमस कुंड है जी जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, नाम है सूर्य कुंड। आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सूर्य कुंड कहां है, तो जांजगीर चांपा के दलहा पहाड़ में सूर्य कुंड है। क्या? सूर्य कुंड। समझ में आ रहा है ना, ये बात को आपको नहीं भूलना है। अब आपसे पूछेगा भाई कि जो दलहा पहाड़ है, आपने ठीक तो बता दिया कि भाई ये जो दलहा पहाड़ है, दलहा पहाड़ ये छत्तीसगढ़ मैदान का हिस्सा है, इतना आप बता दिए। लेकिन छत्तीसगढ़ मैदान को भी सब क्लासिफाइड किया गया है, तो कौन से उप विभाजन में आएगा, तो बिलासपुर का मैदान। किसमें? तो बिलासपुर के मैदान में ये आता है, बिलासपुर का मैदान। या इसको बिलासपुर रायगढ़ के मैदान भी बोल सकते हैं, रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में दोस्तों ये स्थित है। तो कहा? वही जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के आपका पौड़ी ग्राम में, ठीक। ये रहा दोस्तों आपका क्या, दलहा पहाड़। अब हम दोस्तों सीमांत उच्च भूमि में जो स्थलाकृति डेवलप हुए हैं ना, उस पर हम चर्चा करेंगे, सीमांत स्थलाकृति में। तो लिखते हैं अब सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि के स्थलाकृति, स्थलाकृति। अब सीमांत उच्च भूमि के क्या क्या स्थलाकृति हैं,
इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। अभी जो दुर्ग सीमांत उच्च भूमि है, इसमें क्या क्या मतलब कौन सा है इसमें शामिल होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो दुर्ग सीमांत उच्च भूमि का दोस्तों विस्तार कहां कहां तक इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार आपसे पूछेगा ना, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि का विस्तार, तो अंबागढ़ चौकी ना, मोहला मानपुर जिला के दोस्तों अंबागढ़ चौकी, सिर्फ पूरा जिला नहीं लेना है, अंबागढ़ चौकी। और बालोद में एक विकास खंड तहसील है डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा कहां पड़ता है, तो बालोद में। इसी के बीच दोस्तों ये सीमांत उच्च भूमि के स्थलाकृति मतलब दुर्ग सीमांत उच्च भूमि है। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि अंबागढ़ चौकी और डोंडी लोहारा में इसका विस्तार है। ठीक, क्या क्या पहाड़ियां हैं इसमें, क्या क्या पहाड़ी है इस दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में, क्या क्या पहाड़ियां हैं, मतलब अंबागढ़ चौकी और डोंडी लोहारा के बीच क्या क्या पहाड़ियां हैं जी, जो दुर्ग उच्च भूमि सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो लिखिए राजहरा की पहाड़ी एवं डोंगरगढ़ की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी लिखे थे, डोंगरगढ़ तो उसमें आगे जाएगा पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी इसके अंतर्गत, डोंगरगढ़ की पहाड़ी तो राजनांदगांव में है, मैकल श्रेणी का हिस्सा है वो, समझ में आ रहा है ना। ठीक, ठीक, दल्ली राजहरा की। दूसरा है दोस्तों आपका दल्ली राजहरा की पहाड़ी, दूसरा दल्ली राजहरा की पहाड़ी है जी। चलिए दल्ली राजहरा की पहाड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब दल्ली एक जगह का नाम है ना, वहां पर दल्ली राजहरा, उसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम रखा गया है दल्ली राजहरा की पहाड़ी। ठीक है ना। दल्ली राजहरा की पहाड़ी कौन से जिला में है आपसे पूछेगा, पहली बात तो आपसे पूछेगा भाई, चलिए जिला बताइए। तो जिला, तो जिला हमेशा बालोद लेंगे जी। दल्ली राजहरा कहाँ है, तो बालोद में है। कहा, तो बालोद में है दल्ली राजहरा। ठीक, ठीक, कौन से खनिज यहां पाया जाता है दोस्तों, तो लौह अयस्क खनिज, खनिज तो लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक, पहले दोस्तों जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, भिलाई स्टील प्लांट में ही यहीं से ना लोहे का सप्लाई किया जाता था, लौह अयस्क का सप्लाई भिलाई स्टील प्लांट को किया जाता था पहले, अब नहीं किया जाता, अब तो राव घाट से किया जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक ना। तो इस दल्ली राजहरा में स्वामित्व किसका है जी, स्वामित्व तो ये लिख लेना इसमें, इस दल्ली राजहरा के किसके स्वामित्व में है, तो भिलाई स्टील प्लांट के स्वामित्व में है, बीएसपी के स्वामित्व में। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा लुडेंग की पहाड़ी, लुडेंग की पहाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो लुडेंग की पहाड़ी है दोस्तों, उत्तरी उच्च भूमि अर्थात छुरी मतरिंगा उदयपुर पहाड़ी का हिस्सा है। ये जिला पूछेगा दोस्तों, तो रायगढ़ में है, ये जिला रायगढ़ में, जिला देखिए रायगढ़, जिला रायगढ़ में। अब रायगढ़ जिला के दोस्तों उत्तरी भाग में क्या पड़ता है, तो धर्मजयगढ़ पड़ता है। धर्मजयगढ़ के लैलूंगा वाले क्षेत्र में, कौन सा, तो लैलूंगा वाले क्षेत्र में दोस्तों इस लुडेंग की पहाड़ी है जी। ठीक ना।
कहाँ कहाँ है? तो लैलूंगा क्षेत्र में, रायगढ़ की लैलूंगा क्षेत्र में है, ठीक ना। इसी लैलूंगा क्षेत्र से ना केलो नदी का उद्गम होता है जी, केलो नदी का उद्गम होता है। केलो नदी का उद्गम इसी लुड़ेंग की पहाड़ी से, लैलूंगा की पहाड़ी से होता है, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक, चलिए एक और स्थलाकृति पढ़ते हैं हम, चौथा बोरिया टिब्बू, बहुत ही फेमस है बोरिया टिब्बू। ये जो बोरिया टिब्बू है ना, कौन से जिला में है पूछेगा आपसे, तो अंबागढ़ चौकी, मतलब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है ये बोरिया टिब्बू। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है ये, अंबागढ़ चौकी में है। किस लिए फेमस दोस्तों, कौन सा खनिज यहाँ पाया जाता है? खनिज लौह अयस्क के लिए फेमस है जी, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है बोरिया टिब्बू। ठीक, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बोरिया टिब्बू में। ठीक, तेरा दोस्तों हमारा महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान कंप्लीट होता है। कल से दोस्तों हम दंडकारण्य के पठार के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।